National Defense Academy, Naval Academy, complete exam analysis with last month strategy. This part is going to be very important, which I'll be covering at the end of the video. Friends, आज के टाइम में कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए बस मेहनत करना इम्पॉर्टेंट नहीं है, मेहनत सही डायरेक्शन में करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब आप मेहनत करो और आप सही डायरेक्शन नहीं होगा तो आपको कभी रिजल्ट मिल ही नहीं सकता। इफ़ वी टॉक अबाउट एनडीए एंड नेवल एग्जामिनेशन, नेवल एकेडमी एग्जामिनेशन, टोटल 6 लाख एस्पिरेंट्स एग्ज़ाम देते हैं, जिसमें सिलेक्शन फॉर एसएसबी का कॉल केवल 8 to 9 के बच्चों को आता है। दैट इज समवेयर अराउंड 98.5% बच्चे रिजेक्ट होते हैं, 1.5% बच्चों का ही सिलेक्शन होता है। अब ये 1.5% बच्चे कौन होते हैं जिन्होंने, आपको क्या लगता है इन 98.5% बच्चों ने मेहनत नहीं की थी, बट ये 1.5% जो बच्चे जो सेलेक्ट होते हैं उन्होंने स्मार्ट स्टडी किया था। एंड व्हाट आई मीन बाय स्मार्ट स्टडी, द डिटेल एनालिसिस ऑफ द एग्जाम, और फिर उन चैप्टर्स को उन्होंने ज़्यादा वेटेज दिया होगा जो एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलो, नाउ लेट्स नो अबाउट द एग्जाम। दिस एग्जाम इज कंडक्टेड बाय यूपीएससी। इट इज़ ओनली फॉर अनमैरिड एंड मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स। फीमेल कैंडिडेट्स अभी रिसेंटली ज्वाइन की हैं। They are for only Indian citizen, and even for the people, the citizens of Nepal and some Tibetan, वो एक अलग कंडीशन है, बट मोस्टली इंडियन सिटीजन्स इसको अप्लाई करते हैं। इट इज़ फॉर अपियरिंग और पास 10+2 फ्रॉम रिकग्नाइज बोर्ड। वो लोग जो 10+2 में हैं, इंटर में हैं, अपियर कर रहे हैं या पास हो चुके हैं, वो इस एग्ज़ाम को अप्लाई करते हैं। फॉर नेवी, एयरफोर्स एंड नेवल अकेडमी, यू नीड टू हैव फिजिक्स एंड मैथ इन योर 10+2। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आर्मी के लिए आप किसी भी बैकग्राउंड से हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इफ़ यू वांट टू गो फॉर नेवी, एयरफोर्स एंड नेवल अकेडमी, यू नीड टू हैव फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स इन योर 10+2। नाउ लेट्स नो अबाउट द पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन। द पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन इज कम्प्लीटली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, कोई सब्जेक्टिव पेपर नहीं होता है। सही आंसर के लिए +2.5 इन मैथ्स, +2.5 मार्क्स इन मैथ्स and +4 marks in GAT. For wrong, it is 1/3 of the mark. That is -1.33 for English and -1.33 for general ability test, which includes your English and general studies, and -0.833 for mathematics. Friends, let's understand the subject and the number of question. Mathematics में 120 क्वेश्चन होते हैं, 2.5 घंटे का पेपर होता है, मैक्सिमम मार्क्स 300। जनरल एबिलिटी टेस्ट में टोटल 150 क्वेश्चन होता है, जिसमें 50 इंग्लिश होता है, 100 क्वेश्चन जनरल स्टडीज़ के होते हैं। इसके लिए भी आपको 2.5 घंटे मिलते हैं, एंड द टोटल मार्क्स इज 600। टोटल मार्क्स होता है 900। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कट ऑफ। कितने मार्क्स में सिक्योर करूं कि 900 में कि मैं कट ऑफ क्लियर कर लूँ? फ्रेंड्स, आई विल सजेस्ट 360+ इज़ अ सेफर साइड। 360+ अगर आप स्कोर करते हो रिटर्न में तो आप एक सेफ साइड हो, आपके सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। देन अगेन एसएसबी इंटरव्यू में 900 मार्क्स का होता है, और जो ओवरऑल मेरिट बनती है जो लास्ट में आता है बाय एडिंग दिस टू, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। नाउ फ्रेंड्स, एक और चीज़ होती है दैट इज कॉल्ड सेक्शनल कट ऑफ। आपको मैथ्स और जीएटी इन दोनों के सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करने पड़ेंगे। नाउ लेट्स कम टू द पिक्चर, द मेन थिंग। मैथमेटिक्स में टोटल 120 क्वेश्चन है। अब ये 120 क्वेश्चन कैसे डिवाइड होते हैं, कौन सा टॉपिक का सबसे ज़्यादा वेटेज होता है, आप इस ग्राफ से बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि नंबर अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशियल कैलकुलस, ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और इनमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर अलजेब्रा में काफ़ी चीज़ें हैं, इट्स नॉट जस्ट नंबर अलजेब्रा, इट इंक्लूड्स योर सेट्स में आपके 5 से 8 क्वेश्चन आते हैं सेट्स रिलेशन से। फिर आपके आते हैं 8 से 10 क्वेश्चन आपके कॉम्प्लेक्स नंबर से पूछे जाते हैं। फिर आपके अगर 4 से 8 क्वेश्चन एपी, जीपी, एचपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इन सब से आते हैं, और 8 से 10 क्वेश्चन आपके बाइनोमियल थ्योरम, लॉगरिथम, इनके आते हैं। तो नंबर अलजेब्रा कंसिस्ट ऑफ ऑल दैट पार्ट, और इससे 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं। लेट्स टॉक अबाउट मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। इससे 4 से 12 क्वेश्चन आते हैं, कभी 4-5 भी आते हैं, कभी ज़्यादा भी आ जाते हैं। नाउ व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग इन मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट? मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट बहुत ही ईजी आता है। इट इज़ एंटायरली बेस्ड ऑन 11th एंड 12th सिलेबस, कुछ उससे बाहर नहीं आता। सो यू कैन डू इट इफ़ यू हैव कवर्ड योर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट इन योर 11th एंड 12th प्रॉपरली। फिर आता है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में
पूरे 15 से 20 क्वेश्चन होते हैं। बेसिकली जो इस पे डिपेंड करता है वो है सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पे, रेशियोज एंड आइडेंटिटीज़ पे। फिर आपका 2 से 4 क्वेश्चन होते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पे। 2 से 4 क्वेश्चन आपको हाइट, डिस्टेंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स पे मिलेंगे। फ्रेंड्स, आप केवल इस वीडियो को देखो मत, वॉट एवर आई एम सेइंग प्लीज़ राइट इट डाउन इन वेरी डिटेल। जब आप प्रिपरेशन करोगे आपको ये हेल्प करेगा। बस सुनने से काम नहीं चलेगा, आप अपना पेन उठाओ, एक पेपर उठाओ, जो भी मैं बोलूँ, किस चैप्टर से, ट्रिग्नोमेट्री से में भी किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, वो आपको जानना जरूरी है कि जब आप डिसाइड करो कि ये टॉपिक मुझे छोड़ना है या करना है, आप उसका वेटेज चेक कर सकते हो कि हाँ इससे कितने क्वेश्चन आते हैं, एंड देन यू कैन टेक अ राइट डिसीजन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ज्योमेट्री विच इज इंक्लूड्स बोथ 2D एंड 3D। फ्रेंड्स, इसमें बात करें तो 4 से 9 क्वेश्चन, ज्योमेट्री में 4 से 9 क्वेश्चन आपके आते हैं रेक्टेंगुलर से, मतलब स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, रोम्बस, इनके क्वेश्चन आएंगे। देन आपके आते हैं 2 से 5 क्वेश्चन आपके 3D डायमेंशन पे क्वेश्चन आएंगे। 2 से 3 क्वेश्चन आपके कॉनिक सेक्शन से आएंगे। 2 से 3 क्वेश्चन आपके सर्कल से आएंगे। तो अगर हम ज्योमेट्री की बात करें तो क्या क्या हमारे पास है, रेक्टेंगल्स, सर्कल, कॉनिक सेक्शन, 3D, इन सारे से क्वेश्चन आ सकते हैं, विच इंक्लूडेड मेंसुरेशन ऑल्सो। सो ज्योमेट्री भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड स्कोरिंग प्लेस होता है। नाउ कम टू डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस में 20 से 25 क्वेश्चन होते हैं। नाउ द बेस्ट पार्ट ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस होता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो बहुत ज़्यादा वेटेज कैरी करता है। 10 से 12 क्वेश्चन सीधे आपके फंक्शंस, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी पे सीधे आते हैं, एंड दे आर वेरी ईजी, बिल्कुल ट्रिकी नहीं होते हैं, आपके बोर्ड लेवल के ही होते हैं। यू कैन वेरी वेल डू दैट। देन 4 से 6 क्वेश्चन आपके आते हैं फाइंडिंग ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। इसमें आते हैं आपके मैक्सिमा, मिनिमा से आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। आपके फिर मैंने पहले कवर कर लिया लिमिट्स, फंक्शन से क्वेश्चन आते हैं। आप ये सारी चीज़ें लिखते जाइए कि आपको किस किस टॉपिक से इसमें क्वेश्चन आते हैं। देन 6 to 7 क्वेश्चन आपके आते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन से, एंड बाकी फंडामेंटल ऑफ डिफरेंशिएशन और उसके एप्लीकेशन से क्वेश्चन आते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंटीग्रल कैलकुलस। फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है अगर मुझे इनमें से सब में से एक कोई चैप्टर छोड़ना होगा तो दैट विल बी इंटीग्रल कैलकुलस, क्योंकि थोड़ा टफ भी होता है एंड उतना स्कोरिंग भी नहीं, उतने क्वेश्चन भी नहीं आते। 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं बट इट्स वेरी टफ टू डू। मुझे ऐसा लगता था अपने टाइम पे, मैंने इसको छोड़ा था टू बी फ्रैंकली स्पीकिंग, बट इट्स अप टू यू। अगर आपको वो अच्छा लगता है, आपका कमांड है इसमें, तो आप बेशक जाइए, क्योंकि जो 4 से 5 क्वेश्चन इसके आते हैं दे आर वेरी ईजी, यू कैन ईजिली अटेम्प्ट देम। यू विल गेट फाइंड क्वेश्चन फ्रॉम डेफिनिट एंड इनडेफिनिट इंटीग्रल, और 4 से 6 क्वेश्चन आपको एरिया अंडर द कर्व्स में आते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, 4 से 6 क्वेश्चन एरिया अंडर द कर्व, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी आते हैं इसमें। नो लेट्स टॉक अबाउट, इफ़ वी टॉक अबाउट वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा से 5 से 8 क्वेश्चन आते हैं। द मोस्ट स्कोरिंग सेक्शन होता है, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन आपके स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट पे होंगे, स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट पे 3 से 4 क्वेश्चन। फिर आपके 2 और 3 डायमेंशन वेक्टर्स पे क्वेश्चन होते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं इसके भी, तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। नाउ थोड़ा सा ट्रिकी होता है द लास्ट वन, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। 8 से 10 क्वेश्चन इससे आपके आएंगे प्रोबेबिलिटी से, और 8 से 10 क्वेश्चन इससे आएंगे, 8 से 10 क्वेश्चन, और प्रोबेबिलिटी से आते हैं 8 से 10 क्वेश्चन। थोड़ा सा ट्रिकी होता है लेकिन सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है। क्यों? क्योंकि दे टेक वेरी लेस टाइम। अगर आपकी प्रोबेबिलिटी हो, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएंगे, तो ये आपका टाइम सेविंग होता है। बेसिकली प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आपके बहुत टाइम सेविंग होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका पूरा मैथ्स का डिटेल। नाउ आप खुद समझ सकते हो कि किस सब्जेक्ट के, किस चैप्टर का कितना वेटेज है, आपको कौन सा करना है, कौन सा छोड़ना है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा, क्योंकि हर इंसान की अपनी अपनी कमांड होती है और अपना अपना वीकनेस होता है। नाउ लेट्स गो टू जनरल एबिलिटी टेस्ट। नाउ फ्रेंड्स, जनरल एबिलिटी टेस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं? जनरल इंग्लिश, साइंस, जनरल स्टडीज़, जनरल नॉलेज। जनरल इंग्लिश के 50 क्वेश्चन होते हैं, साइंस के आपको 35 से 40 क्वेश्चन मिलेंगे, जनरल स्टडीज़ के 50 से 55 क्वेश्चन मिलेंगे, एंड जनरल नॉलेज के 6 से 10 क्वेश्चन होते हैं। इन ग्राफ से आप समझ सकते हो कि किस टॉपिक का कितना वेटेज है। दिस इज जनरल इंग्लिश, दिस इज साइंस, ठीक है, दिस इज जनरल स्टडीज़, एंड दिस इज योर करंट अफेयर। जीएटी एक स्कोरिंग पार्ट होता है, 600 मार्क्स का होता है। 600 इज़ अ वेरी बिग
नंबर, आप इसको ऐसे छोड़ नहीं सकते। मैं यही सबसे सजेस्ट करूंगा कि जीएटी आप ज़्यादा से ज़्यादा करिए, स्पेशली लास्ट के 1 या 2 मंथ में तो आप बहुत ज़्यादा पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं इस पे। ओके, नाउ लेट्स गो फॉर जनरल इंग्लिश। इंग्लिश में आपको सिनोनिम्स एंटोनिम के 5 से 10 क्वेश्चन मिलेंगे, एंटोनिम्स के भी 5 से 10 क्वेश्चन मिलेंगे। ये दोनों वर्ड बेस्ड होते हैं, इसमें कोई सेंटेंस नहीं होगा, डायरेक्ट वर्ड बेस्ड होंगे। स्पॉटिंग द ग्रामेटिकल एरर, इसमें आपको 10 से 15 क्वेश्चन होंगे। आप इसमें आपको बताने होंगे कि कहाँ पे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, टेंसेस, कंजक्शन की जो भी गलतियाँ होंगी वो आपको एरर सही करने होते हैं। देन कम्स योर ईडियम्स, प्रोवर्ब, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, इसके भी 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। बेसिकली इसमें आपको सेंटेंस करेक्ट करना होता है, कौन सा ईडियम कब कहाँ पे यूज़ करना वो होता है। देन कम्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्लोज टेस्ट, इसमें क्या होगा, एक वर्ड, एक सेंटेंस होगी जिसमें एक स्पेस होगा, उस स्पेस को आपको नियरेस्ट वर्ड जो उसको फिट करता है वो यूज़ करना पड़ेगा, दैट इज योर क्लोज टेस्ट। एंड द लास्ट इज पैरा जंबल, ये बहुत ईजी आता है। इसमें आपको एक पैराग्राफ होगा दैट विल बी जम्बल्ड, आपको बस उसको अरेंज करना होता है कि सही सीक्वेंस क्या होगा। नाउ फ्रेंड्स, व्हाट विल बी योर स्ट्रैटेजी फॉर जनरल इंग्लिश। लोग क्या करते हैं, एक दिन बैठते हैं, सिनोनिम एंटोनिम रटना शुरू कर देते हैं, 400 पढ़ लिया सुबह से लेकर शाम तक, एंड दे आर फीलिंग वेरी हैप्पी। फ्रेंड्स, कभी ये गलती मत करना, अभी भी 1 महीने टाइम है आप हर दिन 20 से 25 वर्ड याद करो डेली। अगर आप 20 से 25 वर्ड याद करते हो तो आप 25 दिन में अराउंड 600 प्लस वर्ड्स याद कर लोगे सिनोनिम्स एंटोनिम। और ये केवल आपको सिनोनिम एंटोनिम में नहीं, बल्कि आपको क्लोज टेस्ट, सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स, आपकी वोकैब सभी को इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे। देन इफ़ वी टॉक अबाउट कि कौन से को अटेम्प्ट करना चाहिए, स्पेशली द ग्रामर पार्ट, इसको आप मत छोड़ना, पढ़ लो ग्रामर पार्ट, क्योंकि इसके वेटेज ज़्यादा होते हैं। सिनोनिम एंटोनिम आप चाहो तो क्लोज टेस्ट छोड़ सकते हो, बहुत ट्रिकी होता है। ईडियम्स, प्रोवर्ब भी आप याद कर सकते हो। तो इंग्लिश का पेपर ना तो बहुत टफ आता है, ना तो बहुत ईजी आता है, बहुत मीडियम लेवल का आता है, और आप थोड़ा सा भी अगर ध्यान दो तो आप ईजिली उसको क्रैक कर सकते हो। नाउ लेट्स कम टू द साइंस सेक्शन। साइंस सेक्शन में फिजिक्स के 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं, एंड आई हैव जस्ट मेंशन कौन से चैप्टर के कौन से कितने क्वेश्चन आते हैं। यूनिट डायमेंशन के 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी आते हैं, बस यूनिट के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, कुछ में ज़्यादा ट्रिकी नहीं होगा। काइनेमेटिक्स एंड न्यूटन्स लॉ, ये 3 से 4 क्वेश्चन काइनेमेटिक्स के होते हैं। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन एंड वर्क पावर एनर्जी के आपके 5 से 6 क्वेश्चन होते हैं। 11th क्लास का टॉपिक है, आपने स्टार्टिंग में फिजिक्स में बहुत ध्यान देते हैं तो आप शायद ये क्वेश्चंस कर लेंगे, क्योंकि थोड़े स्टार्टिंग का होता तो आप ज़्यादा ध्यान दिए होते। तो एक अच्छा अटेम्प्ट करने के लिए ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी होते हैं। नाउ लेट्स कम फॉर ग्रेविटेशन एंड एसएचएम। ग्रेविटेशन एंड एसएचएम से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। ये टॉपिक मैं हमेशा बाद के लिए छोड़ता हूँ। सबसे पहले आई ट्राई टू कवर काइनेमेटिक्स एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अगर मेरी प्रायोरिटी होगी तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी 1 होगी। देन लाइट सेक्शन से आपको मिरर एंड लेंसेज के जो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं इमेज बेस पे, वो होते हैं 3 से 4 क्वेश्चन, ये भी ईजी होता है, तो आई विल ऑलवेज प्रायोरिटाइज इट लेटर। फिर आता प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ये अगेन 1 से 2 क्वेश्चन होता है। आई ऑलवेज डू इट एट द एंड, ये मेरे लिए एंड होता है, ये मेरा सेकेंड एंड होता है, सेकेंड लास्ट। फिर आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसके भी बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, और आपके बोर्ड एग्जाम में भी आप इसके लिए बहुत पढ़ते हो। सो ये एक टॉपिक है जो आप कर सकते हो। तो फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा न्यूटन काइनेमेटिक्स होता है, सेकंड प्रायोरिटी मेरा करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है, एंड थर्ड मेरा लाइट सेक्शन ही रहता है। फिर फोर्थ पे मैं यूनिट डायमेंशन पे आता हूँ। फिर अगर टाइम बचता है और मेरे पास काफ़ी समय है तब मैं ग्रेविटेशन और प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल में जाता हूँ। तो फ्रेंड्स, एटलीस्ट अगर आप जा रहे हो एग्जाम के लिए तो काइनेमेटिक्स, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी, करंट इलेक्ट्रिसिटी और लाइट सेक्शन अच्छे से करके जाना है। एटलीस्ट ये 3 सेक्शन आपको अच्छे से आने चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हम बात करें तो बेसिक कॉन्सेप्ट आते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट में आपके 8 से 10 क्वेश्चन होते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के, विच इंक्लूड्स योर, आपके क्या कहते हैं, जस्ट अ मिनट, आपके केमिस्ट्री में अगर हम बात करें तो बेसिक क्वेश्चन में आपके फिजिकल केमिकल चेंजेस के ऊपर क्वेश्चन होते हैं। आपके अगर हम बात करें तो फिजिकल केमिकल चेंजेस के ऊपर क्वेश्चन होंगे, ठीक है। आपके एलिमेंट, मिक्सचर, कंपाउंड्स पे क्वेश्चन होते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस पे क्वेश्चन। बेसिकली बेसिक कॉन्सेप्ट में आपका पूरा फिजिकल केमिस्ट्री कवर होता है।
क्वेश्चंस ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, आप इसको बहुत आराम से कर सकते हो। रिडॉक्स रिएक्शंस पे क्वेश्चन होते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन होते हैं। देन कम्स फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फ्रेंड्स डायरेक्टली कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, फर्टिलाइजर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सम इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स पे क्वेश्चन होते हैं। देन द लास्ट एसिड बेस सॉल्ट, इस पे 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं जिसमें केमिकल इक्विवेलेंट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के बारे में पूछा था। फिर अगेन इफ केमिस्ट्री की बात करोगे तो सबसे पहले माई प्रायोरिटी इज बेसिक कॉन्सेप्ट वाला फिजिकल केमिस्ट्री, देन कम्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड एट द एंड आई स्टडी एसिड बेस सॉल्ट। ऑब्वियसली अगर हम वेटेज भी देखें तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ही हैं एंड दैट इज़ वेरी इजी टू कवर ऑल्सो। देन कम्स योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बायोलॉजी। बायोलॉजी में टोटल 6 से 8 क्वेश्चन करते हैं। मैं हमेशा फिजिक्स केमिस्ट्री करने के बाद बायो पे आता हूँ, कभी मैं बायो पहले नहीं लेता हूँ बिकॉज इसका वेटेज कम है। अब मैं पूरी बायो पढ़ लूँ और उसमें क्वेश्चन मात्र 6 हैं तो इट इज़ नॉट वर्थेबल। तो बेस्ट ये होता है कि आप पहले अपना फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छे से कर लीजिए फिर बायो पे आइए। बायो में आप देखेंगे लिविंग वर्ड पे 1 से 2 क्वेश्चन होते हैं, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं। इसमें जनरली डिफिशियंसी वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, विटामिन डिफिशियंसी, आयरन डिफिशियंसी, वो वाला चार्ट जरूर पढ़ के जाइएगा, पक्का 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे। जेनेटिक्स एंड सेल बायोलॉजी में की अगर हम बात करें तो आपके उनसे ये क्वेश्चन पूछे थे कि एनिमल और प्लांट की फिजियोलॉजी के बारे में और इकोनॉमिक, इन सब के बारे में, एनिमल एंड प्लांट के बारे में काफ़ी चीज़ें होती हैं। इकोनॉमिक जूलॉजी, इकोनॉमिक बोटनी के भी क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। तो अगर मुझे बात की जाए केवल बायोलॉजी में मुझे एक टॉपिक पढ़ के जाना होगा तो मैं हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पढ़ के जाता हूँ और जेनेटिक एंड सेल बायोलॉजी पढ़ के जाता हूँ बिकॉज इससे शायद 2 से 3 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, एटलीस्ट कम कभी 4 क्वेश्चन भी कवर हो जाते हैं। सो मेरा स्ट्रैटेजी बायो के लिए होता है कि हेल्थ न्यूट्रिशन और जेनेटिक एंड सेल बायोलॉजी में पढ़ के जाऊँ, बाकी दोनों को अगर मेरे पास टाइम बाद में बचेगा तब दूंगा, क्योंकि दिस ऑल आर लेंदी टॉपिक्स, काफ़ी लेंदी टॉपिक होते हैं, इसके वेटेज ही मात्र 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। सो ये मेरा वो होता है इसको लेके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जनरल स्टडीज़ एंड हिस्ट्री। जनरल स्टडीज़ एंड हिस्ट्री में 20 से 23 क्वेश्चन आते हैं। सबसे अगर हम देखें तो एंशिएंट हिस्ट्री के 3 से 4 क्वेश्चन है, मेडिवल हिस्ट्री के 4 से 5 क्वेश्चन है, मॉडर्न हिस्ट्री के 9 से 10 क्वेश्चन है एंड वर्ल्ड हिस्ट्री के 3 से 4 क्वेश्चन है। नाउ एंशिएंट हिस्ट्री में क्या पूछते हैं? एंशिएंट हिस्ट्री में आपके हड़प्पन सिविलाइजेशन, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, हड़प्पा, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, ये होते हैं आपके एंशिएंट में। और आपके आ जाएंगे हड़प्पा, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म हो गए, मौर्यन एम्पायर हो गया, गुप्ता एम्पायर हो गए, इनके क्वेश्चंस आते हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट मेडिवल हिस्ट्री, इसमें तो आपके पूरे दिल्ली सल्तनत के 5 सल्तनत डायनेस्टीज़ के, मुगल एम्पायर, ये सब क्वेश्चन आते हैं। दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर, ठीक है। बाकी आपके ये इन पे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। देन इफ़ यू टॉक अबाउट मॉडर्न हिस्ट्री, आफ्टर 1857 इज़ नोन एज मॉडर्न हिस्ट्री। 1857 रिवोल्ट के बाद से लेके आपके 1947 तक के जो भी बीच का जितनी भी चीज़ें हुई हैं, ऑल दैट फ्रीडम मूवमेंट, सभी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। नाउ इफ़ यू सॉरी फॉर दैट, वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें, वर्ल्ड हिस्ट्री में 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं एंड इट इंक्लूड्स ऑल योर रिवोल्यूशन, रशियन रिवोल्यूशन, अमेरिकन, फ्रेंच रिवोल्यूशन, सारे क्वेश्चन वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 पे क्वेश्चन होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मुझे हिस्ट्री पढ़ना, आई एम नॉट दैट गुड एट हिस्ट्री, मुझे उतना पसंद भी नहीं है, तो मैं अगर मुझे पढ़ना होगा तो मैं मॉडर्न हिस्ट्री सबसे पहले पढ़ूंगा एंड देन एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ता हूँ, देन मेडिवल हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री मैंने नहीं पढ़ के गया था, इट्स अप टू यू, टाइम बचता तो आप भी पढ़ना, बिकॉज अगेन इसका वेटेज 3 से 4 क्वेश्चन है। 3 से 4 क्वेश्चन के लिए आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बट मॉडर्न हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री ज़रूर पढ़ के जाना, बिकॉज आई पर्सनली एंशिएंट हिस्ट्री से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। कभी कभी ये रेशियो चेंज भी हो जाता है, इससे 6 से 7 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन कम आते हैं क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। तो कभी कभी मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन कम होते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री से ज़्यादा होते हैं। तो ये आपस में वो करते रहते हैं, कभी मॉडर्न से ज़्यादा आ गया, कभी एंशिएंट से ज़्यादा आ गया। तो ये दोनों टॉपिक तो आप बिल्कुल पढ़ के जाना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में अगर हम टॉपिक वाइज वो देखें तो ओरिजिन ऑफ अर्थ, टाइम जोन से अगर हम देखें, टाइप ऑफ रॉक माउंटेन्स देखें तो 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। टाइप ऑफ रॉक माउंटेन्स, इसमें एलाबोरेट करना तो क्या एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन क्या है, ओशियन, साइक्लोन्स, इन सब में कितने क्वेश्चन आते हैं। इसके बहुत 2 से 3 क्वेश्चन में आपको काफ़ी चीज़ें पढ़नी पड़ जाएंगी, लाइक ओरिजिन ऑफ अर्थ क्या है, टाइम जोन अलग अलग क्या है, टाइप ऑफ रॉक्स, माउंटेन, इन सब पे 2-3 क्वेश्चन है। देन एटमॉस्फेयर और इन पे क्या कहते हैं, ओशियन, साइक्लोन्स, एंटी साइक्लोन्स, इन पे क्वेश्चंस आते हैं।
देन आपके मिनरल पावर सोर्सेज पे 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं। ज्योग्राफी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है फॉर यूपीएससी, फॉर इवन एनडीए प्रिपरेशन के लिए भी ज्योग्राफी आपको पढ़ के जाना है। ज्योग्राफी सब्जेक्ट को आप कभी मत छोड़ना क्योंकि इसका वेटेज काफ़ी है और इसके जो पेपर क्वेश्चंस आते हैं वो उतने टफ भी नहीं आते हैं। अगर आप ओल्ड ईयर क्वेश्चंस लगाओगे तो आपको दिख जाएंगे बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, इसलिए ज्योग्राफी को कभी मत छोड़ना, अच्छे से करके जाना। वर्ल्ड ज्योग्राफी से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। तो अगर देखा जाए तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा नहीं है कि एक कोई बहुत ज़्यादा। जैसे इंडस्ट्री, मिनरल एंड पावर इन इंडिया एंड एग्रीकल्चर, आप 7 से 8 क्वेश्चन आप इनके बारे में पढ़ सकते हो। ज्योग्राफी के लिए मेरा एक ही फंडा होता है, आप पाथ फाइंडर उठाओ, आप ओल्ड ईयर पेपर्स उठाओ, उसको आराम से पढ़ो, सारे ज्योग्राफी के क्वेश्चन एक जगह लिख लो और उसको रटने लगो। आप इतना टाइम नहीं होता कि आप पूरे चैप्टर को पढ़ो अच्छे से और फिर क्वेश्चन सॉल्व करो, एंड इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। द बेस्ट वे इज यू टेक ओल्ड ईयर पेपर, आप मॉक पेपर उठाओ, उनके सारे ज्योग्राफी के क्वेश्चंस उठाओ और याद कर लो, बिकॉज दे ऑलवेज गेट रिपीटेड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉलिटी। पॉलिटी में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन से आपको 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटर, आपका अपर हाउस, लोअर हाउस, पार्लियामेंट, सेशन ऑफ पार्लियामेंट कैसे चलता है, मनी बिल क्या होता है, ऑर्डिनरी बिल क्या होता है, इसके क्वेश्चंस बहुत आते हैं। मनी बिल, ऑर्डिनरी बिल बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके 2-3 क्वेश्चन आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, जैसे आपके इलेक्शन कमीशन हो गया, नीति आयोग हो गया, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हो गया, ये कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इनसे 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये जो लेटेस्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स होते हैं, इन पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। फिर आते हैं जुडिशियरी, 1 से 2 क्वेश्चन, जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के ऊपर क्वेश्चंस होते हैं। तो फ्रेंड, पॉलिटी भी उतना टफ नहीं आता। अगर आप मुझसे बात करो तो आप एग्जीक्यूटिव इसको बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो। आप इस पे थोड़ा कम ध्यान देना, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से मात्र 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं और इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, एंड इट इज़ वेरी वास्ट। अगर हम बात करें तो ये चीज़ बहुत वास्ट है, इतना आसानी से कवर नहीं होता। आप एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर बहुत इजीली कवर कर सकते हो, आप कॉन्स्टिट्यूशन को इजीली कवर कर सकते हो, जुडिशरी को इजीली कवर कर सकते हो। ये पार्ट आपका करंट अफेयर में भी होता है, जो भी लेटेस्ट चेंजेस होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उनको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका करंट अफेयर में भी कॉमन है, ये करंट अफेयर प्लस ये, तो आप इस चीज़ को तो करंट अफेयर में भी कवर कर सकते हो। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से भी 3-4 क्वेश्चन आता है। अगेन पॉलिटी की बात करें, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिंपल सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं जो बार बार आ रहे हैं। मनी बिल क्या होता है, ऑर्डिनरी बिल क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल क्या होता है, सेक्युलर, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं उनको तो आप पढ़ के ही जाना। मैं लास्ट में बताऊंगा आपको ऐसे क्वेश्चंस को कैसे निकालना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इकोनॉमी। इकोनॉमी से 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। इकोनॉमी ऑल्सो इंक्लूड्स योर करंट अफेयर्स, जो भी करंट अफेयर्स में इकोनॉमी कवर होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, बजट सेशंस आने वाले हैं, जो भी चीज़ें हो रही है उन पे भी क्वेश्चन सीधे आते हैं। इंडियन इकोनॉमी के बारे में, फिर आपका जीडीपी क्या होता है, ये सारी क्या है, सोशल इकोनॉमी के बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया क्या है, पोवर्टी, डेमोग्राफिक, नेशनल इनकम, इनके डिफिनीशन पे सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं। बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया क्या है, आरबीआई के बारे में क्वेश्चंस आ जाता है। फिर आपके उनके इसमें करंट अफेयर्स में पूछ सकता है कि हु इज़ द गवर्नर ऑफ आरबीआई, रेपो रेट क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड स्कीम, ये यूपीएससी का फेवरेट है, इस पे पक्का क्वेश्चंस आते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड स्कीम, तो आप ये पक्का पढ़ के जाना। और अगेन इकोनॉमी के लिए मैं सेम कहूँगा, ओल्ड ईयर पेपर कोई बुक उठाओ, उसके सारे इकोनॉमी के क्वेश्चंस आप रटने लगो। देखो जब एग्ज़ाम इतना वास्ट होता है ना तो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, क्योंकि आप पूरा सिलेबस नहीं पढ़ सकते A to Z, आपके पास सारे सब्जेक्ट कवर करने का टाइम नहीं होता। आप कुछ सब्जेक्ट में मास्टर कर सकते हो और बाकी सब्जेक्ट को आप उनके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कर सकते हो। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे पता चलेगा, हमने खुद अपने ऐप पे कोर्स लॉन्च किया जिसमें हम सारे ओल्ड ईयर पेपर और मोस्ट प्रोबेबल पेपर्स डाल रखे हैं, जिसमें हमने यही किया। उससे आप वो सब्सक्राइब करो, आप उसमें से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकालो, इकोनॉमी के जितने क्वेश्चन उनका एक सीट पे लिख लो, उनको रट लो। आई कैन बेट 5-6 में से आपके 4 क्वेश्चन उसमें से पक्का आएंगे, एंड यू विल मेक इट करेक्ट। तो विदाउट स्मार्ट तरीके से पढ़ो, ना कि आप पूरी इकोनॉमी की बुक उठाओ, आप 11th की इकोनॉमी पढ़ लो, 12th की इकोनॉमी पढ़ लो, मात्र 5 से 6 क्वेश्चन के लिए। आपको सिलेक्शन पाने के लिए 360 प्लस स्कोर करना है, और 5 से 6 क्वेश्चन के लिए आप इतनी मेहनत करके आप उतना ज़्यादा टाइम बाकी सब्जेक्ट्स पर जिनका वेटेज ज़्यादा है वो ज़्यादा आपको स्कोर करेंगे, क्योंकि ये इतना वास्ट है कि आप कितना भी पढ़ लो, श्योरिटी नहीं है कि आप जो पढ़ के जा रहे हो वही क्वेश्चन आएंगे कि नहीं। तो
उन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, जैसे 20 से 25 क्वेश्चन जिन टॉपिक्स के आ रहे हैं, 10 से 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, उनको आप पहले कंप्लीट करो, फिर इन पे आओ। ना द लास्ट वन इज जीके एंड करंट अफेयर। जीके एंड करंट अफेयर में क्या क्या इंक्लूड होता है? नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट, जो भी नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स हो रहे हैं आप उनको लिखते जाओ। पर्सन इन न्यूज़, स्पोर्ट्स, प्लेसेस, अवार्ड्स, बुक एंड ऑथर, ये भी बहुत फेवरेट है, बुक एंड ऑथर्स एंड अवार्ड्स। अब मैं एक तरीका बताता हूँ, जीके एंड करंट अफेयर्स आप कैसे पढ़ते हो। मैंने बहुत लोगों को देखा कि यूट्यूब पे खोल लिया, सुन रहे हैं उसको। भाई सुनने से कुछ नहीं होता है, आप कितना भी सुन लो वो कोई फ़ायदा नहीं है। आप आज रहेगा, कल रहेगा, परसों पक्का उसको भूल जाओगे। आप हमेशा जब भी आप यूट्यूब पे वीडियो या कहीं पे भी करंट अफेयर्स पढ़ते हो, आप एक छोटा सा नोटपैड लो, वो सारी चीज़ें लिखते जाओ। लिख के आराम से अपना एक सेट बना लो, अपना एक नोट्स बना लो करंट अफेयर्स का। अगर आप ये डेली बेसिस पे 5 से 10 मिनट करते रहोगे ना, 15 मिनट, तो आप लॉन्ग टर्म में देखोगे आपके पास एक अच्छा खासा खुद की मैगजीन जैसी कुछ तैयार हो गई है। और आप जब एग्ज़ाम जाने वाले उसके 3 दिन पहले, 5 दिन पहले आप उसको रिवाइज़ कर लो। आप बस में हो, ट्रैवल कर रहे हो, तब भी आप उसको रीड कर सकते हो। तो ये तरीका होना चाहिए करंट अफेयर्स को कवर करने के लिए। आप करंट अफेयर्स आप ओल्ड ईयर पेपर से नहीं कर सकते, बिकॉज ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं। इसका एक ही स्ट्रैटेजी है, जो भी है आप इतने ढेर सारे आपको यूट्यूब पे चैनल्स मिल जाएंगे। इवन हमारे ऐप पे भी हम अपने करंट अफेयर्स डालते हैं, 500 क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन। आप उन सारे क्वेश्चंस को एक जगह लिखो, फिर उसको याद करने की कोशिश करो। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, द लास्ट मंथ स्ट्रैटेजी। ये कैसे करना है फ्रेंड्स? कोई भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए। और जो आप अभी स्टेट में हो ना, जब एग्ज़ाम बस 1 महीने बचा होता है, बहुत दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है, एग्ज़ाम दूँ ना दूँ, इस बार छोड़ देता हूँ, मेरे बोर्ड भी हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है, IIT का एग्ज़ाम है वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो आधी लोग ना, आधी जनता, हाफ पॉपुलेशन यहाँ पे बैटल हार जाती है, यहीं पे गिव अप कर देती है। कभी भी इस स्टेज पे गिव अप मत करना। 1 महीने बचे, देखो गिव अप करने से क्या होगा, एट मैक्स क्या होगा, वैसे भी सिलेक्शन नहीं होगा, गिव अप करोगे तो भी सिलेक्शन नहीं होगा। खुद को अच्छा फील कराने के लिए गिव अप मत करो। फाइट, इट इज़ अ वॉर। एटलीस्ट लड़ो तो, अपनी हिम्मत दिखा के जितना कर सकते हो करो। क्या पता कट ऑफ कम जाए, तुम्हारे वो क्वेश्चंस आ जाए जो तुमने पढ़े हो, सिलेक्शन हो जाए। तो प्लीज़, जब 1 महीना बचता है तो बहुत लोग गिव अप करते कि इस बार नहीं होगा। वो खुद ही डिसाइड कर लेते, खुद ही सोच लेते हैं कि यार इस बार तो नहीं होने वाला। प्लीज़ वो गलती आप मत करो। आप लास्ट मोमेंट तक लड़ो एंड कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की। और अपना ये टाइम है जब आप अपना फुल एक्सेलरेटर दबा के पढ़ाई करो। स्टार्ट गिविंग मॉक्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, 1 मंथ में आप आज ही पहला, अगर आप मेरी वीडियो आज देख रहे हो, आज ही रात में पहला मॉक दो। उससे क्या होगा, आपको एक अपने बारे में पता चलेगा कि मेरा कौन सा टॉपिक प्रिपेयर्ड है, कौन सा टॉपिक प्रिपेयर्ड नहीं है। और लोग क्या करते हैं, बस मॉक देख के या तो खुश हो जाएंगे या तो सैड हो जाएंगे। क्यों? या तो बहुत अच्छा जाएगा या तो बहुत बुरा जाता है। फ्रेंड्स, मॉक्स इज़ नॉट योर फाइनल टेस्ट, इट इज़ जस्ट अ ड्राई टेस्ट। ड्राई टेस्ट मतलब आपको चेक करने के लिए आप कितने अभी प्रिपेयर्ड हो। अभी 1 महीना है। एनालाइज योर मॉक, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। जब तक आप मॉक दे रहे हो, एनालाइज नहीं कर रहे हो, तो कोई मतलब नहीं है। आप ये देखो कि कौन सा चैप्टर, कौन सा टॉपिक मेरा स्ट्रांग है, कौन से क्वेश्चंस हो जा रहे हैं, कौन से क्वेश्चंस मैं नहीं कर पा रहा हूँ, उनका एक लिस्ट बनाओ, उनको दोबारा पढ़ो। ये नहीं कि जो प्रिपेयर्ड हैं, जो अच्छे से हो रहे हैं, उन्हीं के क्वेश्चंस आप बार बार लगा रहे हो, कोई मतलब नहीं है। आप एक टॉपिक जो हो रहा है उसको 25 बार लगा लोगे तो नंबर तो 4 ही क्वेश्चन आएंगे, तो 4 ही के मिलेंगे। उन टॉपिक्स पे ध्यान दो जो आपसे नहीं हो रहे। इसलिए मॉक्स को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे ऐप पे ऑफिसर्स माइंड पे हमने रिसेंट में ही मॉक टेस्ट सीरीज़ और ये सारी चीज़ें अपलोड की हैं। आप उसको सब्सक्राइब करो, जाके देखो और अप्लाई करो। हार्डली 100 रुपये कुछ नहीं होता। यू कैन टेक दैट कोर्स। आप उसको आप मॉक दो, आपको समझ में आएगा आप कहाँ कहाँ गलतियाँ कर रहे हो। सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। क्यों? मैंने बताया ना, इकोनॉमी हो गया, पॉलिटी हो गए, इनके क्वेश्चंस 4 से 5 से 6 होते हैं जो रिपीट हो रहे हैं। जब आप लास्ट ईयर के कम से कम 5 साल 7 साल के पेपर लगाओगे ना, आपको खुद ही समझ में आएगा क्या क्वेश्चन आने वाले हैं। फोकस ऑन द टॉपिक हुज वेटेज इज मोर। जब 1 महीना बचता है, अगर आपके पास 1 महीना पढ़ना, तो आप क्या करोगे? अब उन क्वेश्चंस को पढ़ने का कोई फायदा नहीं जिनका वेटेज 1 से 2 क्वेश्चन का है। वो टॉपिक पढ़ो जिनमें 10 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन आ सकते हैं। वो स्कोरिंग पार्ट होते हैं, आप उन पर मेहनत ज़्यादा करो। क्लियर योर डाउट्स, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। क्लियर योर डाउट्स मैंने क्यों लिखा? क्या होता है, जब आप 2-3 महीने से प्रिपरेशन करते आ गए, आपके पास ढेर सारे डाउट्स हो जाते हैं।
पता नहीं किस दिन के लिए आप बचा के रखते हो। आप ना तो किसी से पूछते हो, बस वो घेरा बनाते जाते हो अपने असाइनमेंट्स में, अपने बुकलेट्स में, हाँ ये डाउट है, ये डाउट है। भाई दिस इज़ द राइट टाइम टू क्लियर ऑल योर डाउट्स। स्पेशली एक मंथ पहले आप अपने सारे डाउट्स अपने टीचर से, अब मुझे आप मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम, व्हाट्स और क्या कहते हैं हमारे ऑफिस माइंड के चैनल पे। आई विल हेल्प यू टू क्लियर योर डाउट्स। अपने डाउट्स आप क्लियर कर लो। जितनी जल्दी आप डाउट्स क्लियर करोगे तो आप वो क्वेश्चन जब आप नेक्स्ट मॉक दोगे तो आप करोगे, वरना क्या होगा, अरे यार ये क्वेश्चन तो मेरा डाउट था, ये तो वैसे ही नहीं होगा, आप छोड़ दोगे। रिवाइज द टॉपिक विच इज ट्रबलिंग यू। उन टॉपिक्स को आप मत रिवाइज करो बार बार जो आप आ चुका है। उन टॉपिक्स को करो जिसमें आपको मॉक देने में, मॉक के टाइम आपको जिन टॉपिक्स में प्रॉब्लम हो रही थी आप उन पे मेहनत करो। मोर एम्फेसिस ऑन करंट अफेयर्स। अब जब एक महीना बचता तो आपके रटने वाले काम स्टार्ट हो जाने चाहिए। आप अपने करंट अफेयर्स पढ़ो, अपने जीएटी के ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, रटो, क्योंकि ये अब रिटेन करने वाला है। अब 3 महीने पहले जो चीज़ रटे होगे वो एग्जाम तक नहीं रहती हैं, लेकिन अब जो चीज़ें तुम याद करोगे वो एग्जाम के लास्ट दिन तक रहेंगी। इंक्रीज योर स्टडी आवर्स, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर भैया। इट इज़ ऑल अबाउट द एंड में आपको फुल एक्सेलरेशन के साथ अपनी मेहनत करनी है। अब वो नहीं टाइम है कि पढ़ लेंगे, टाइम है कर लेंगे, नहीं। अब दिन रात एक कर दो, बस पढ़ाई पे आपका फोकस होना चाहिए। सारी चीज़ें वेट कर सकती हैं, लेकिन ये एग्ज़ाम और आपका टेस्ट और आपके टाइम ये वेट नहीं करेगा। आपको इसको टाइम देना होगा। तो अपने स्टडी आवर्स बढ़ा दो। जो पहले 5 थे अब वो 8 कर दो, 8 थे तो 10 कर दो। देखो कोई किसी का फिक्स टाइम नहीं होता कि मैं तो 5 घंटे पढ़ता हूँ। इट इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर एनीवन, इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। कुछ भी हो ये जरूर करना, अपने आवर्स अब इंक्रीज कर दो। स्टॉप रिवाइजिंग दोज टॉपिक विच यू हैव मास्टर्ड। मैंने ऑलरेडी बता रहा हूँ, उन टॉपिक्स को प्लीज़ मत बार बार रिपीट करो जो आप अच्छे से करते हो। आप एक ही टॉपिक को 10 किताबों से लगा के हीरो बनने से कुछ नहीं मिलेगा, क्वेश्चन उससे 4 ही आएंगे। आप उन टॉपिक्स पे अभी ध्यान दो जो आपसे नहीं हो रहा है। डू लॉट्स ऑफ क्वेश्चन। अभी टाइम खत्म हो चुका है कि आप थियोरी पढ़ो बहुत सारे। मैथ्स में मैंने देखा कि मैथ्स के नाम पे लोग थियोरी उठा के बुक थियोरी पढ़ने लगते, नहीं। अब क्वेश्चन लगाने की बारी आई है। कैसे क्वेश्चन लगाओगे? ओल्ड ईयर उठाओ, मॉक उठाओ, उसके जो क्वेश्चंस आते हैं ना जिस टाइप के, सेम टाइप के क्वेश्चन ढूंढो और लगाओ। सेम टाइप के क्वेश्चंस आप बार बार लगाओगे क्योंकि वही एग्जाम में वही टाइप के क्वेश्चन आएंगे। बेसिक क्वेश्चन लगाने से भी कोई फायदा नहीं है। सो एग्जाम्पल, अगर आप परसेंटेज चैप्टर है, आप निकाल लो हाउ टू फाइंड परसेंटेज। अब भाई उसको अभी करने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि अब बेसिक का टाइम ही नहीं है। आप वो क्वेश्चंस करो जो सच में एग्जाम में आने वाले हैं, वो जो आएंगे एग्जाम में, आप उस पर फोकस करो। मॉक का एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं, वाई मॉक इज़ इंपॉर्टेंट बिफोर एनी एग्जाम। कम से कम आप 8 से 10 मॉक देना एग्जाम देने जाने से पहले। फ़ायदा क्या होता है मॉक से? मैं आप एग्जाम देते हो ना, आप छोटी छोटी गलतियां करते हो, आप कभी आपका कंसंट्रेशन लूज होता है, आपकी सिटिंग हैबिट नहीं होती है, आपको ढेर सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। जब आप मॉक देते हो तो वो सारे प्रॉब्लम्स आपको पता चलते हैं और आप उसको एलिमिनेट कर लेते हो मेन एग्जाम से पहले। वरना मेन एग्जाम में ये सेम प्रॉब्लम आएंगी तो आपको दिक्कत हो गई। आपको अपना टाइम बना लेना चाहिए। देखो एडमिट कार्ड आ चुका है तो आप अपना टाइम बना लो। अगर आपका पेपर कौन से शिफ्ट में है, क्या है, कितने घंटे बैठने की, वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। अगर आपका सुबह 8 बजे से पेपर है तो आप डेली अब हैबिट बनाओ 8 से 9 बजे सुबह उठ के एग्जाम देने की। कई लोग होते हैं रात भर जगते हैं, दिन भर सोते हैं। अब आप ये बताओ जब आपका एग्जाम होगा तो आपको दिन में नींद आएगा क्योंकि आपकी हैबिट रात में जगने की है। अब 1 महीने बचे तो अपने आप को मोल्ड करो उस पेपर के लिए। फिर जो भी छोटी छोटी गलतियां हो रही हैं, जो भी जैसी भी गलतियां होती हैं, आप कई बार होता है कि आप फॉर्मूला भूल जाते हो कि प्लस था कि माइनस, माइनस था कि प्लस था, वो सारी आप मॉक में सुधार सकते हो, उन चीज़ों को रिवाइज कर सकते हो। एंड जब आप मॉक की एनालिसिस करते हो तो बस देखो मत, उसको लिखो, अपनी सारी गलतियां लिखो और उनको टिक करो। जब वो सही हो जाए तो उनको टिक करो, तभी आप अपने सारे प्रॉब्लम्स को इरेडिकेट करके, और अब जब मेन एग्जाम होगा आप उसमें अपना बेस्ट दोगे, आप बहुत कॉन्फिडेंट रहोगे। क्यों? जब मॉक में आपने सेम क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, सेम टाइप का क्वेश्चन अब एग्जाम में आता है ना, तो आप एक्स्ट्रा 20% एक्स्ट्रा माइंड से क्वेश्चन सॉल्व करते हो क्योंकि आपको अंदर कॉन्फिडेंस होता है कि यार मैंने ये तो क्वेश्चन किया हुआ है। So that's all about this video, about all the strategies and everything. कोई भी आपको किसी टाइप का डाउट हो, प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन. You can directly message me also on Officer's Mind as well as my personal page. So thank you. Happy learning.